धर्मनगरी हरिद्वार में आज पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री भी यहां पहुंचे और बाबा रामदेव ने इसे शिक्षा क्रांति बताया। बाबा रामदेव ने इस मौके पर कहा कि पतंजलि का ये गुरुकुलम विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। इसके निर्माण में 500 करोड़ की लागत आएगी। मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्राचीन गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी। मैं इस अवसर पर भारत माँ के महान सचिव स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, स्वामी दर्शनानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की भी मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने इस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से भारतीय शिक्षा पताका को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के माध्यम में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे वो एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में योग कर सकेंगे। भाई बहनों, आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वो अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है। और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड बीजेपी रणनीति बना रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इन दिनों दीवार लेखन और पार्टी के चुनाव चिन्ह की पेंटिंग करके लोगों से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीवार लेखन के बाद कहा कि पूरा देश भाजपामय हो गया है। पूरा मैं समझता हूं संसार कमलमय हो रहा है और कमल का फूल जो है, आपको पता है, लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठ के ही प्रकट होती है और हमारे लिए बहुत ही कमल का जो निशान है बहुत शुभ निशान है। भारत के लिए धार्मिक निशान भी है, शुभ निशान भी है। और निश्चित रूप में जो भारत के अंदर इस समय आप टूरिज्म देख रहे हैं बढ़ने जा रहा है और खासकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर बनेगा। निश्चित रूप में ये टर्न हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल में टर्न हो जाएगा। तो निश्चित रूप में वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया से और अनेक स्थानों से, इंडोनेशिया से, कंबोडिया से, क्योंकि राम का प्रभाव पूरे साउथ एशिया में रहा। अगर आप म्यांमार में जाएंगे तो वहाँ भी राम किंग करके वो राम की कथा दिखाई जाती है। इसी प्रकार से आपके कंबोडिया में, इसी प्रकार से मलेशिया में, इंडोनेशिया में राम की चर्चा होती है और राम की कथा दिखाई जाती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शनिवार को देहरादून में बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत और उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड समेत पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो मिलिट्री के लिए छूट है पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, वो छूट भी समाप्त कर दी है, बल्कि 2-3 इंच और बढ़ा दी है हाइट, 2-3 सेंटीमीटर और हाइट बढ़ा दी है। तो ये है इनका रवैया, ताकि यहाँ के नौजवान भर्ती ही ना हो सके। ये मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। तो आज विवश होकर के हमने ये निकाला है और मैंने कहा कि मेरी तो एक सांकेतिक पद यात्रा है, बाकी अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सब लोगों के ऊपर है कि इस
उसको आगे लेकर के चला। जो मिलिट्री के लिए छूट है पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, वो छूट भी समाप्त कर दी है, बल्कि 2-3 इंच और बढ़ा दी है हाइट, 2-3 सेंटीमीटर और हाइट बढ़ा दी है। तो ये है इनका रवैया, ताकि यहाँ के नौजवान भर्ती ही ना हो सके। ये मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। तो आज विवश होकर के हमने ये निकाला है, और मैंने कहा कि मेरी तो एक सांकेतिक पद यात्रा है, बाकी अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सब लोगों के ऊपर है कि इस अल्मोड़ा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर करामल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक रूप से 200 से ज्यादा लोगों ने नमस्कार किया। उत्तराखंड में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का जिम्मा अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग को दिया गया था और आयुष विभाग के योग अनुदेशक चिकित्सा अधिकारी, एसएसजे कॉलेज के छात्र, आईटीबीपी के जवान और स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या है, आधुनिक शैली से होने वाली जैसे मधुमेह है, मधुमेह में हम लोग बताते हैं कि ये आसन करो, ये योगा करो। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का ऐसा योग है जिसमें हम समस्त जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पाचन संस्थान है, तो सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए हमें ऊर्जा का स्रोत है ये, और हमारे इंटरनल पाचन शक्ति ठीक रहती है, तो हमें अपनी एनर्जी रक्त संचरण के लिए सही है, क्योंकि इसमें हमें जब हम आसन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक सारे स्तरों में ये हमें वो करता है। और जरा रोग जैसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, रोग जल्दी नहीं आते हैं, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, तो इसलिए सूर्य नमस्कार अच्छा एनर्जी का स्रोत है। आयुष मंत्रालय, क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल से ही हमारे जो भी वो है उसमें आयुर्वेद और योगा का बहुत महत्व है, तो हम इस परंपरा को मतलब चलाए रखने के लिए हम इसमें पूरे देश में संदेश दे रहे हैं कि आयुर्वेद और योग परंपरा को आप कायम रखें, जिसके माध्यम से हमें लाभ ही लाभ होना है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होना है। और ये ऐसा भी कोई सूर्य नमस्कार या कोई भी योगा ऐसे साधन है जिसमें हमें नहीं तो किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, न किसी उपकरण की जरूरत पड़ती है। हम भारतीय किसान यूनियन पथिक ने प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य जल्द से जल्द घोषित करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन पथिक के सैकड़ों किसान तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसान के जो है 2 महीने से रिपाई हो रही है मिलों की, अब तक मूल्य भाव घोषित नहीं हुआ। नंबर 2, किसानों का जो समर्थन मूल्य है, उसका न्यूनतम मूल्य है, उसे जो हो पर क्विंटल घोषित किया जाए गन्ने का भाव। तीसरी मांग थी हमारी, ग्राम सुसाड़ा में सरस्वती नगर एक स्कूल है, वहाँ उसके पास 12 एकड़ जमीन गौचर भूमि पड़ी हुई है, उस पर गौशाला बनाई जाए। ये समस्याओं से घिरा हुआ किसान तो पहले ही आपदा बहुत ज्यादा ही है, हर किसान कर्ज में डूबा हुआ, इनके कम से कम 2-2 लाख रुपए सबके माफ करे जा। अच्छा, आवारा पशु इतने घूम रहे, वो सारी फसलों को नष्ट करते जा रहे, किसान रात दिन पहरा दे रहा, ये वैसे भी परेशान, बेचारा वैसे भी परेशान है। बाकी जो गांव की सड़कें हैं वो टूटी फूटी पड़ी, हम सोच रहे हैं उन्हें जो है दोबारा सरकार रिपेयर करावे। और भले ही उत्तरकाशी का तिलक्यारा टनल हादसे में 17 दिन तक 41 श्रमिकों की सांसें अटकी रही, लेकिन इन श्रमिकों में से चंपावत के रहने वाले पुष्कर सिंह के लिए यह हादसा लकी और जीवन दान देने वाला साबित हुआ। पुष्कर सिंह को पता ही नहीं था कि उनके दिल में छेद है। इसका पता तब चला जब एम्स ऋषिकेश में सभी श्रमिकों के साथ उस श्रमिक की स्वास्थ्य जांच की गई। अब उनके हार्ट की सर्जरी कर दी गई है। 28 दिसंबर को इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। जो श्रमिक तिलक्यारा टनल में तब फंस गया था, लेकिन बाद में बड़े अच्छे से निकल आया। उसका जब चेकअप किया गया था एम्स ऋषिकेश में, तो ऐसा पता चला कि उसको एक कॉन्जेनिटल जो जन्म से ही होती है एक हार्ट डिजीज़ है, जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसको था, और जिसका उसको ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उस सब टेस्ट में इकोकार्डियोग्राफी वगैरह में कंफर्म हुआ था, और इस डिफेक्ट का एज बढ़ने के बाद कुछ असर भी हो सकता है, हार्ट के ऊपर बहुत असर हो सकता है। मेरा नाम पुष्कर सिंह एरी है। मैं उत्तराखंड चंपावत टनकपुर का रहने वाला हूँ।
मैं उत्तरकाशी टनल में काम करता था, तो टनल कोलैप्स होने की वजह से हमें रेस्क्यू किया गया और उसके बाद यहाँ हमारे को ट्रीटमेंट के लिए लाया था। सरप्राइजली डॉक्टर ने बताया कि आपके दिल में छेद हैं बचपन से, और उसके बाद अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरे दिल में जो छेद था उसे बंद किया गया है। मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर अंशुमन दरबारी सर। तो मैं एम्स की टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है। उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग उत्तराखंड राज्य की अपनी पहली महिला नीति लेकर आने जा रहा है। 9 नवंबर के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम खंडवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र अलग है, प्लेन का क्षेत्र अलग है, तराई का अलग है। तो इस क्षेत्र के लिए हम एक अच्छी सी नीति तैयार करें, तो सब बहुत एनजीओ कईयों के सहयोग से हमने नीति तैयार की है। ये नीति तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 नवंबर को इसकी घोषणा भी की है कि शीघ्र ही ये नीति लागू होगी। और निश्चित ही हम लोग भी बहुत ही खुशी का विषय है कि उत्तराखंड की महिला की नीति बनेगी। महिला आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर क्षेत्र में सशक्त होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है। इसे लेकर पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में सभी प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्ष और विभिन्न पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। उत्तराखंड से भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने देहरादून में बैठक को लेकर कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है। इसमें बेरोजगारों से संबंधित विषय, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों से संबंधित विषय, मणिपुर की घटना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान, ये सारी चीज़ें जो न्याय से संबंधित है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये यात्रा निकलेगी। दूसरा, जो हमारे 2024 के चुनाव है उसको लेकर कुछ रणनीतियाँ पार्टी ने तय की हैं। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं के मिले आशीर्वाद से चमकी बीजेपी ने अब चुनाव से पहले सशक्त बहना अभियान शुरू कर दिया है। इसमें महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महिला मतदाताओं को अपने पाले में लिया जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारी की जहां तक आपने बात कही, तो लोकसभा चुनाव का बहनों के कल्याण से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा इस देश की महिला शक्ति के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां और जब जब रहेगी, महिलाओं का उत्थान लगातार होता रहेगा। आज जिस तरीके का उत्साह यहाँ सशक्त बहना सम्मेलन में आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में सर्व समुदाय की महिलाएं आज सशक्त बहना सम्मेलन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम है, इसमें प्रतिभाग करने आ रही हैं। जहाँ तक रही बूथ की बात, जहाँ तक रही मंडल की बात, जहाँ तक रही विधानसभा और लोकसभा की बात, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संगठन में भी आज लगभग जो महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण है वो 33% पर पहुँच गया है। वो चाहे बूथ की इकाई हो, वो मंडल की इकाई हो या वो जिले की इकाई हो, तो हर जगह महिलाओं के प्रतिनिधित्व को माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया। गरिमा दसोनी का आरोप है कि जांच के बाद भी नैनीताल दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ लिमिटेड में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बयान 2-3 दिन पहले छपे कि भ्रष्टाचार पर चोट की है उन्होंने अपने कार्यकाल में और कितने लोगों को उन्होंने जेल की हवा खिलाई, ये सारी बातें उसमें कही गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके मंत्रियों के विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर कर रही हूँ, एक के बाद एक। आज चौथे मंत्री की बारी है और अगर बात करें तो 5वां मंत्री भी अछूता नहीं है। धन सिंह रावत जी के विभागों में भ्रष्टाचार के किस्से आप आए दिन सुनते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी जहां विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों को लेकर और सड़क पर मारपीट को लेकर चर्चा में आए, तो सुबोध उनियाल जी पेड़ों के बेतहाशा कटान को लेकर चर्चा में आए, चाहे वो पुरोला उत्तरकाशी के पेड़ हों या फिर चक्रौता के पेड़ हों। हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए और गाज गिरी छोटे छोटे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।